I'm just waiting for some of the people who could just join with me so that we can take it further from here. हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम अनुजा कपूर है और मैं एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक लॉयर हूँ। मेरे जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे कि बिकॉज दिस इज़ द वे द लिटिगेशन आई हैव बीन डूइंग थ्रू आउट। और मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम है निर्भया एक शक्ति, और इसका मतलब है विक्टिम असिस्टेंस के साथ मेरा एनजीओ जो है वो जुड़ा हुआ है। और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ डेफिनेटली, एक ऑनरेडी स्पेशल पुलिस ऑफिसर हूँ, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की मॉडल टाउन मेरा थाना है। और इसके अलावा मैं एक विक्टिमोलॉजिस्ट भी हूँ, विक्टिम राइट्स के ऊपर बहुत बात करती हूँ, क्राइम, साइकोलॉजी, विक्टिम राइट्स, पुलिस ऑफिसर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, सोशल एक्टिविस्ट, या और इन सब से ऊपर मैं एक माँ हूँ और एक औरत। इसीलिए शायद आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है जसिका लाल। जसिका लाल को मरे बहुत टाइम हुआ, पर आज भी उनकी दर्दनाक चीखें हम सब के कानों में पड़ती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी ना को हाँ में बदलने की कोशिश करी गई वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। क्योंकि उनकी ना के लिए उन्हें, जिसको हम कहते हैं, टर्मिनेट कर दिया ऑन द स्पॉट, पॉइंट ब्लैंक पर मनु शर्मा ने गोली मार दी। आज जो बात जो सबके दिलों में क्वेश्चन है और दर्द भी इस बात का है कि मनु शर्मा को रिलीज कर दिया। मैं लॉयर की कैपेसिटी रखते हुए और क्रिमिनल साइकोलॉजी को, क्रिमिनल माइंड को समझते हुए कुछ चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से मनु शर्मा को अगर रिलीज किया गया तो उसका मतलब क्या है। आई डोंट नो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट, कोई भी कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। एम आई लाइव विद यू ऑल? I don't know, I can't see the comments. Hello? Okay, I don't know, I'm not able to see comments. So what can be done is, जो मैं आपसे बात कर रही थी, क्योंकि I just don't want to waste time on this. मनु शर्मा एक कॉन्विक्ट है और उसकी जो रिलीज हुई है वो किन बेसिस पर हुई है। बहुत लोगों का ये सवाल है कि क्या ये सही है, मनु शर्मा को जो रिलीज दे दिया गया, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली थी। और लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है, जो काफी लोग लिख रहे हैं कि 14 साल। क्या 14 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट है? और अगर उसे रिलीज मिला है तो क्या लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या है, इसके अंदर क्यों बाहर आ गया वो? अगर हम सीधा सीधा मोटा मोटा देखें इसके अंदर, तो बात यह है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है उम्र कैद, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उम्र कैद। उम्र कैद का मतलब है कि आप, जब तक आपकी उम्र है तब तक आप प्रिजन के अंदर रहेंगे और वहीं पर मरेंगे। लाइफ इम्प्रिजमेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस बात को कहीं भी पुख्ता नहीं करता कि 14 साल है, 20 साल है या 30 साल है। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब है एज इम्प्रिजमेंट। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। पैरोल पर आते हैं, फरलो पर, अगर आपके, जैसे कि संजय दत्त पे आपने देखा कि फरलो पर उनकी बहन ने इस बात की पुख्ता कर दिया कि मैं इनका ध्यान रखूंगी, मैं करूंगी, इसलिए वो बाहर आ गए। पर फिर वो बीच में गए अंदर, आपको मालूम है, और उन्होंने अपने लिए गुड बिहेवियर के ऊपर वो बाहर आ गए। अगर हम
कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो सबसे पहले सीआरपीसी का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल लॉ का, किस तरीके से क्रिमिनल लॉ चलेगा वो उसका प्रोसीजर उसके अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये इन सब के इर्द गिर्द इसके अंदर आता है आपका क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, फैमिली लॉ, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके लीगल राइट्स, ये सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, जो सब चीजें आप देखते हैं, आपने सुना भी होगा, आर्टिकल बहुत कुछ है इसके अंदर, उसके अंदर ये आता है। उसके अंदर ये प्रावधान है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, और आपको पता होगा कि यहां पर एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और हमारे जो सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। अब आपको ये बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम एक ही साथ दिल्ली में क्यों है? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्टेट नहीं है, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो जहां पर भी यूनियन टेरिटरी होगी वहां पर एलजी काम करता है, पर उस जगह को सीएम भी देखता है। तो सीएम उस चीज का पूरा एब्सोल्यूट पावर नहीं रखता, इसीलिए उसे किसकी हेल्प चाहिए होती है? एलजी की। आपने कई बार देखा होगा कि इन दोनों के बीच में कई मुठभेड़ रही है और कई बार ये लोगों ने बात करी है कि मुझे ये काम नहीं करने देते। एलजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है सीएम। बट हमारी दिल्ली में सीएम भी है और एलजी भी है। अब मनु शर्मा के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीएम ने हां नहीं करी, उनकी इस चीज को, प्रपोजल को आगे लेकर नहीं है, इवन हमारे एलजी ने भी हां करी। 34 कॉन्विक्ट्स निकले इसके अंदर, जिसमें से एक मनु शर्मा भी थे। मैं आपको जैसे बता रही थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, ऐसे ही सिविल प्रोसीजर कोड भी होता है, जो सिविल मतलब आपके सिविल लॉज के अंदर, प्रॉपर्टी के लॉज हैं उसके अंदर आता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आता है आपके जितने क्राइम्स हैं, जिससे इंडियन पिनल कोड होता है। इंडियन पिनल कोड मतलब सेक्शंस, धाराएं, मर्डर, रेप, क्राइम, किसी भी बॉडी के अगेंस्ट, किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये सारा उसके अंदर आता है। तो ये उसका प्रोसीजर कैसे है, कैसे करना चाहिए, हमें कोर्ट में कैसे काम करना चाहिए, ये हमारी बाइबल है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके सेक्शन जो है 432, जो ये कहता है कि रिड्यूसिंग द प्रिजनर्स ड्यूरेशन, मतलब क्या प्रिजनर्स जो अंदर हैं उनके जो ड्यूरेशन, कितने टाइम वो रहेंगे, वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं रिमिशंस। रिमिशन का मतलब है, यहां पर रिमिशन का मतलब होता है कि क्या अगर आपका गुड कंडक्ट है, अगर आपका गुड कंडक्ट है तो क्या ये प्रिजनर जो है वो बाहर आ सकता है? आ सकता है। मनु शर्मा को अगर आप बहुत क्लोजली वॉच करेंगे तो आप उसके अंदर देखेंगे कि यहां पर मनु शर्मा ने अपने टेन्योर में, अपने जेल के टेन्योर में काम किया और अच्छा काम किया। जिसके अंदर वो गए तो मर्डर के केस में थे, पर उन्होंने अंदर जाकर अपना एनजीओ, उनका एक है, जो उस एनजीओ से रिलेटेड भी उन्होंने काम किया। उसमें उन्होंने इनमेट्स के बच्चों को, प्रिजनर्स के जो बच्चे हैं, इनमेट्स भी, उनको उन्होंने पैसे जो उनके आते थे उससे रिलेटेड उन्होंने काफी हेल्प करी, पढ़ाने के लिए भी करा। और अपार्ट फ्रॉम दिस धीरे धीरे उन्होंने ओपन प्रिजन के अंदर भी उनको जाने दिया। तो मनु शर्मा को वहां से निकलने के बाद ओपन प्रिजन के अंदर भी डाला, तो ये बढ़ोतरी हुई उनके गुड कंडक्ट की वजह से। और उसके बाद 34 कॉन्विक्ट्स में कोविड से रिलेटेड भी हो सकता है, ये साथ साथ में ये भी रहा, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ हो चुकी है, अंडर ट्रायल्स भी अंदर बहुत थे। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि जो प्रिजन्स जो हैं वो इम्प्रिजमेंट मतलब पनिशमेंट देने के लिए दिए जाते हैं, उसके अंदर अंडर ट्रायल्स जितना आप रखेंगे उतनी हम प्रिजन का मकसद भूल रहे हैं। एक्चुअली हम प्रिजन का मकसद भूल रहे हैं और वो हम भूलते चले जा रहे हैं। यहां पर 34 कॉन्विक्ट्स को जो बाहर निकाला और मनु शर्मा को भी बाहर निकाला, तो इसको किस तहत पर बाहर निकला? वो निकला आपके कॉन्स्टिट्यूशन 433A, आपके 433A सीआरपीसी के का जो ये सेक्शन है उसके तहत ही बाहर आए। कैसे? यहां पर स्टेट के पास अथॉरिटी है, स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो रिड्यूस कर दे पनिशमेंट को, ज्यादा कर दे पनिशमेंट, क्योंकि लाइफ इंप्रिजमेंट से ज्यादा कोई और पनिशमेंट नहीं है, या तो डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजमेंट से ज्यादा कोई और नहीं है। अब हाँ जी, सौम्या तिवारी जी, मैं आपके पास भी आ रही हूं। और लाइफ इंप्रिजमेंट से ज्यादा कोई और, इसमें इंप्रिजमेंट से ज्यादा कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे मतलब इससे ज्यादा और कोई और आपको
जो सजा है वो आपको नहीं मिल सकती, या फिर आपको डेथ पेनल्टी है। डेथ पेनल्टी लाइफ इंप्रिजमेंट कैपिटल पनिशमेंट है। डेथ पेनल्टी आपने निर्भया के केस में देखा, आपने याकूब के केस में देखा, कसाब के केस में देखा, और लाइफ इंप्रिजमेंट हम बहुतों को, अभी आप गुरमीत भी अंदर बहुत से हैं जो लाइफ, अभी उन्नाव रेप केस के भी लाइफ इंप्रिजमेंट में चल रहा है, उसमें डबल चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर उन्होंने इसके अंदर क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने एलजी को लिखा कि भाई हम लोग ये लोग चाहते हैं कि ये बाहर आ जाए, इनका गुड कंडक्ट रहा है। गुड कंडक्ट के अंदर आपकी जो इंप्रिजमेंट है वो रिड्यूस हो जाती है 14 साल। इसका कोई मापदंड नहीं है कि 14 साल लाइफ इंप्रिजमेंट है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत धारणा है और ये मिसकंसेप्शन है लॉ की। लॉ अपनी जगह काम करता है, पर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में एक और लॉ दे दिया जाता है जहां पर इस बात को पुख्ता कर देते हैं कि आपके हाथ में भी लॉ है, लॉ एक तरफ काम कर रहा है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी लॉ दे दिया जाता है, और एलजी के हाथ में भी पावर दे दी जाती है कि अगर गुड कंडक्ट, इलनेस या आपके फैमिली इश्यूज हैं कोई, या कोई और अदर ऐसे इश्यूज हैं कि जहां पर कन्विक्ट को बाहर रिलीज, अर्ली रिलीज दिया जा सकता है, तो वो इस चीज के लिए काबिल है, वो बाहर आ सकते हैं, वो आएंगे, वो आ सकते हैं। वही चीज इस मनु शर्मा के केस में हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ गुड कंडक्ट के बेसिस पे बाहर आया है, और ये गुड कंडक्ट जो उन्होंने पूरे दौरान जो दिखाया है, और सबसे बड़ी बात है, हम प्रिजन में किसी को क्यों डालते हैं, नॉट ओनली फॉर पनिशमेंट, हम इसलिए भी डालते हैं कि रेसिडिविज्म, रेसिडिविज्म का मतलब होता है बार बार आप जो एक्ट ऑफ ओमिशन, मतलब कि जो आप गलत काम करते हैं, जो आप क्राइम करते हैं, आप किसी के राइट्स को वायलेट करते हैं, वो आप ना करें, आपको सोसाइटी से दूर कर देते हैं। पर अगर आप अंदर हैं और आप अच्छे बिहेवियर करते हैं, सही तरह, 17 साल उन्होंने लिए अंदर, 14, 15, 17 साल लिया, ही इज बीन इनसाइड एंड देन ही केम आउट। उस दौरान मनु शर्मा ने कोई भी इस तरीके का कुकर्म नहीं किया कि वो अपनी इस जो रिमिशन है, जिसके अंदर डिडक्ट किया जा सकता है इम्प्रिजमेंट की जो ईयर्स हैं, उसमें कहीं पर भी उतार चढ़ाव हो। आप इसको कह सकते हैं कि मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, आप कह सकते हैं उनको पता था, उनको ये चीजें पता है, लोग लॉ से रिलेटेड पढ़ते हैं, अंदर बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, कुछ भी हो, मनु शर्मा इज आउट। बट इफ ही इज रिफॉर्म्ड, बिकॉज प्रिजन आप अंदर डालते हैं किसी को तो रिफॉर्मेशन के लिए डालते हैं, यही किरण बेदी ने भी कहा था, इसीलिए ओपन जेल्स भी आए कि अगर आप अंदर प्रिजनर को डालते हैं तो वो रिफॉर्म करें, उसका रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर वो रिफॉर्मेशन नहीं है तो प्रिजन में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप अंदर क्यों, किसी को पनिशमेंट भी क्यों देते हैं, ताकि वो काम दोबारा नहीं करे, रेसिडिविज्म दोबारा ना हो। और इसके केस के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स बने, जो टेस्ट बना, वो यही बना कि वो आगे जब अब इस पूरे दौरान जो उसका कंडक्ट रहा वो बहुत अच्छा रहा, और वो अंदर के जो टेस्ट इंग्रेडिएंट्स में जो टिक करते हैं लिस्ट के अंदर, वो करते चले गए, और इस वजह से वो बाहर आ गए। मैंने आपको थोड़ा सा इसका एक आउटलाइन दिया है, बाकी कुछ लोग मेरे से, अच्छा हाँ जी, सौम्या तिवारी जी ने भी मुझसे कुछ सवाल पूछा है, कुछ सवाल अगर मैं आपके ले लूंगी तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। डज ग्रेविटी ऑफ द क्राइम कमिटेड और द इंटेंट बिहाइंड द क्राइम अफेक्ट द सेंटेंस एंड इट्स ड्यूरेशन? बहुत अच्छा सवाल है आपका तिवारी, दिस इज अमेजिंग सवाल। एक्चुअली क्या है कि ग्रेविटी ऑफ क्राइम क्या होता है? ग्रेविटी ऑफ क्राइम होता है हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम में एसिड अटैक के ऊपर, आपके ऊपर, आप उनकी बॉडी के साथ कहीं ना कहीं उनके ऊपर एसिड डाल देते हैं, आप उनका मर्डर कर देते हैं, जो विक्टिम्स हैं, जो डिसीज्ड हैं, उनके साथ रेप किया हो, तो ग्रेविटी ऑफ क्राइम डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करेगा? लॉ डिसाइड करेगा। किस बेसिस पे डिसाइड होगा? एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड होगा। इसको आप और मैं दोनों डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए निर्भया का जब केस सामने आया, हम सब जानते थे किसने कुकर्म किए हैं, पर क्या लॉ के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, क्या उनको जो सजा हो भी गई थी, क्या उसके बावजूद भी चीजें हुई? नहीं। सजा होने के बाद, सजा होने तक, कन्विक्शन होने तक बहुत चीजों का ध्यान देना पड़ता है। आपके फॉरेंसिक साइंस किस तरीके से काम कर रही है,
आपका जो नॉर्मल पुलिस का बिहेवियर कैसा रहा, इन्वेस्टिगेशन करने में किस तरीके से उन्होंने सवाल जवाब चीजें उठाकर एविडेंसेस कितना लेकर आए, कितना वो चल रहा है, वो कैसे हो रहा है, उससे पहले आप ये नहीं बता सकते कि किसको कितना टाइम लगेगा, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, लाइफ इंप्रिजमेंट है, डेथ पेनल्टी है। आरआर केस के अंदर, आरआर होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस के अंदर वो केस आकर रुकेगा। ये सब चीजें इसके साथ नहीं जुड़ती। और ये तभी इस मनु शर्मा के केस के अंदर अगर लाइफ इंप्रिजमेंट हुई थी तो उसके खिलाफ पक्का सबूत थे, ये जिस बात को वहां पे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव किया गया कि उसको लाइफ इंप्रिजमेंट मिलेगी। और अच्छे बिहेवियर की वजह से हमारे लॉ के अंदर इसका प्रोविजन था, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रोविजन था, एलजी के पास प्रोविजन था। जिस तरीके से पार्डन का डेथ पेनल्टी में प्रोविजंस होते हैं, हमारे पास पिटिशंस होती हैं कि डाल सकते हैं आप, क्यूरेटिव पिटिशन आपने देखी, रिव्यू पिटिशन देखी, निर्भया के केस में देखी, ये कहां पता था पहले सबको। तो इसीलिए लॉ दिखता बहुत छोटा है पर उसके मापदंड बहुत ज्यादा है और वो बहुत एक्सटेंडेड है। लॉ सबसे ऊपर आता है और आप जो भी लॉ का नुकसान बहुत दूर तक जाता है। आई होप मैंने आपकी थोड़ी जो आपकी क्वेरी थी तिवारी जी, कहीं आपको मैंने आई वॉज एबल टू क्लैरिफाई इट। रेनू जी आपने पूछा है, मैम डू यू फील दिस अर्ली रिलीज इज जस्टिफाइड। लुक रेनू जी, इस बात को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी, मेरे कहने नहीं कहने से जस्टिफिकेशन नहीं होगी, ये रूल के हिसाब से हुआ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो लॉ है वो इमोशनली ड्रॉन नहीं, और वो इमोशनली नहीं देखता, वो ये देखता है कि क्या आपके पास किसी को अंदर भेजने के लिए इतने सबूत हैं, क्या सबूत इकट्ठा कर पाए हैं। अगर आपने डिफेमेशन का केस किसी के खिलाफ डाला, आपने अडल्ट्री डाला, अडल्ट्री को भी प्रूव करने के लिए डिवोर्स केस के अंदर आपको उसकी बहुत चीजें चाहिए। ऐसे नहीं होता कि जो जजेस बैठे हैं वो सीधा बात कर लेंगे, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता है। तो ये अगर इट इज नॉट जस्टिफाइड, इट इज जस्ट दिस कि जो मापदंड थे मनु शर्मा उसको क्रॉस करके आ रहा है, और वो इस बात के लिए जो 433A सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसे रिलीजमेंट मिली है। तो ये कोई एकदम से नहीं आया है, ये इसको भी 17 साल लगे हैं और ये रिमिशन इसके अंदर मिली है। और रिमिशन का मतलब कि जहां पर रिमिशन उनको पहले नहीं मिली थी, जहां पर क्या नाम है उससे पहले कि कभी उनको छुट्टी मिली हो या कभी उसके अंदर कोई भी किसी भी रीजन से कुछ ऐसा उनको कभी नहीं मिला, तो रिमिशन अब ऐड हुई उसके अंदर। रिमिशन का यही है क्योंकि ड्यूरेशन को कम कर दिया। तो ये एक बात जरूर रही। दूसरा, अभी मैं एक अपने बहुत खास दोस्त के साथ बैठी थी और बात कर रही थी, तो उसके अंदर एक और भी बात सामने नजर आई कि जसिका लाल की जो बहन है, उन्होंने बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मनु शर्मा बाहर आता है तो। और मुझे ये बहुत समझने में थोड़ी परेशानी इसलिए नहीं हुई कि जहां तक मुझे लगा कि वो जो भी बात कह रही हैं वो शायद अपने एक्सपीरियंस से कह रही हैं, शायद उन्होंने माफ कर दिया। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर भी राजीव गांधी के जो असैसिनेंट्स थे उनको भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन सब ने माफ कर दिया। माफी क्या होती है वो बहुत अलग चीज है। माफी इज फॉरगिवनेस, बट फॉरगिवनेस डजंट मीन कि आप किसी को फॉरगेट कर देते हैं। यहाँ पे फॉरगिवनेस जो दी गई है, और यहाँ पे जसिका लाल की जो बहन है उन्होंने फॉरगिवनेस अगर दी है और वो यहाँ रुके या बाहर आए, उससे लॉ के दायरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया। अगर आज जसिका लाल जिंदा होती तो अगर आप उनका व्यू पॉइंट पूछते तो शायद वो कभी भी ये नहीं कहते कि वो बाहर आए थे। तो मैं जैसे एज अ लॉयर अगर बात कर रही हूं आपसे, तो मैं यही कहूंगी कि ये कोई भी के जो प्रोसीजर अप्लाई हुआ है इसके अंदर, वो प्रोसीजर गलत नहीं अप्लाई हुआ है, वो प्रोसीजर के बेसिस पे बाहर आए हैं। किसी ने उनके लिए क्या फायदा किया, क्या नुकसान किया, ये बात की बात है। वो क्या दोबारा अंदर जाएगा, वो बात की बात है। वो कोई काम ऐसा करेगा, कोई ऐसा कांड बाहर करेगा, तो वो बात की बात है, वो दोबारा अंदर जाए, बट तब तक वो रिलीज में है। सो दिस इज लॉ। क्रिमिनल माइंड के हिसाब से अगर मैं एज ए क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर अगर मैं बात करती हूं, तो क्या जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जेलों के अंदर रिफॉर्म होते हैं कि नहीं इंडिया में। देखिए,
क्रिमिनल माइंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बिहेवियर से ही नहीं पनपता। उसके अंदर बहुत चीजें आती हैं, उसमें जेनेटिक्स आता है, मतलब उसके माँ बाप कहीं ना कहीं, अगर उनकी ट्री में कहीं ना कहीं अगर माँ बाप कन्विक्ट्स हैं, अगर उनके माँ बाप कन्विक्ट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत पहलू हैं, या उनका बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन इस तरीके का है कि जहां पर वो क्राइम करने पर मजबूर होते हैं या क्राइम करते हैं, उसके भी कई प्रावधान हैं। और तीसरा आता है जो वो ये है कि जहां पर एनवायरमेंट, पीयर ग्रुप, इंटॉक्सिकेशन, जिसके अंदर ड्रग्स, कौन ये आपको उकसाते हैं काम को, क्राइम को करने के लिए। पेरेंट्स, उनकी शिक्षा सही थी या गलत थी, आपके दोस्त किस तरीके से आपको उकसाते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है एक क्रिमिनल माइंड का शेप करने में। मनु शर्मा ने, अगर उस दौरान पर, अगर मैं मनु शर्मा को प्रोफाइल अगर आज मैं देती हूं, तो मनु शर्मा कहीं ना कहीं अपने अपने क्योंकि उनके जो फादर थे बहुत रसूखदार थे, और है, और पॉसिबल है कि उन्होंने बहुत हेल्प करी होगी इस चीज के अंदर, पर गुड कंडक्ट को भूलिएगा मत जो मनु शर्मा ने दिखाया है। रसूखदार रहे हैं इनके फादर मनु शर्मा के, और डेफिनेटली ही वाज अ स्पॉइल्ड ब्रैट। ऐसे ही गन उठाकर गोली मार देना इतने कैजुअली होता नहीं है, आप में बहुत हिम्मत चाहिए गन मारने में, किसी को शूट करने के लिए, किसी को इस तरीके से आउटराइटेडली, क्योंकि उसने ना बोला। तो ये ना सुनने की जो प्रॉब्लम है, डेफिनेटली यहां पर अगर हम कहें तो उनके पेरेंट्स के ऊपर आता है, उनका ओनस, क्योंकि माँ बाप उनके जो फादर है वो रसूखदार हैं, तो वो कुछ भी खरीद सकते हैं। दिस इज व्हाट दे से, कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, मेरे नीचे मीडिया आती है, मेरे साथ पुलिस वाला भी मेरे नीचे आता है, मैं जज को भी खरीद सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं क्योंकि मैं वो रसूखदार हूं। इसका जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट मिलता है बेटे को, और वो बेनिफिट बेटे ने लिया। और जो गन, सबसे पहले की वो गन जो थी उसके पास, वो इलीगल थी कि रजिस्टर्ड थी, और अगर वो रजिस्टर्ड थी तो वो लेकर क्यों घूम रहा था, और अगर वो पब में आया था तो पब के अंदर अलाउ किसने किया, ये बहुत चीजें तब भी थी, इसीलिए इसको कन्विक्शन दिया। और इसी वजह से ही हमारे रूल ऑफ लॉ में हमारे ऑनरेबल जजेस ने उस मनु शर्मा को बिहाइंड द बार्स किया और लाइफ इंप्रिजमेंट दिया। अब अगर हम अंदर की बात देखें कि क्या उस दौरान पे क्या कोई ऐसा प्रोवोकेशन हुआ कि जो प्रोवोकेट हो गया और उसने गोली मार दी, तो क्या प्रोवोकेशन ये अलाउ करता है कि आप किसी की जान ले लो? बहुत चीजें आती हैं, बहुत पहलू हैं इसके अलावा जब वो अंदर गया और जिस तरीके से गुड कंडक्ट सामने आता रहा, और उस गुड कंडक्ट के अंदर अगर आप देखें तो उसने एनजीओ का भी निर्माण किया जहां पर वो हेल्प कर रहा था, और बहुत चीजें ऐसी सामने आई जहां पर उसने अपने गुड कंडक्ट को जारी रखा। आप ये कह लीजिए उनको किसी ने बोला था कि गुड कंडक्ट में तुम बाहर आ जाओगे, पर ये चीज बहुत पक्की भी नहीं होती। आदमी कितनी देर तक छुपाएगा अपने आप को, गुड कंडक्ट कब तक करता रहेगा? अगर आपकी प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं गुस्सा है तो आज या कल में गुस्सा नजर आएगा। अगर आप हॉट ब्लडेड क्रिमिनल हैं तो आप हैं, और अगर आप कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल हैं, जो जिसको साइकोपैथ और सोशियोपैथ्स के नाम से हम लोग, सोशियोपैथ तो खैर हॉट ब्लडेड आते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड होते हैं। तो वो जो लोग होते हैं वो तो खैर पहले कभी तो पकड़े ही नहीं जाते क्योंकि वो इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर लेते, दे आर द मास्टरमाइंड्स। पर व्हाट हैपेंस इज, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज कि मनु शर्मा को बाहर आना जस्टिफाइड है कि नहीं, वो ना आप डिसाइड कर पाएंगे ना मैं। जस्टिफिकेशन प्रोसीजर लॉ के बेसिस पे रहा है, आप और मेरे हिसाब से नहीं। सो आई होप रेणु जी आपको भी थोड़ा बहुत मेरी बात का आंसर, कहीं पर आपने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर मिला हो तो आई विल बी ग्रेटफुल, नहीं तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। भुवनेश्वर जी, आपका सवाल है क्या कानून सजा देते समय या रिहा करते समय मर्डरर इन कोल्ड ब्लड, ओके, या और मर्डर इन हॉट ब्लड में डिस्क्रिमिनेट करता है? सर, हमारा जो लॉ है उसको ये पता नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टर्म्स है, ये क्रिमिनोलॉजी है। अभी क्रिमिनोलॉजी जो है वो क्रिमिनल लॉ के साथ नहीं जुड़ी हुई, इसके लिए हमारे जैसे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का साथ में होना बहुत जरूरी है।
और दुख की बात यह है कि हम उसका हिस्सा नहीं है। तो ये जो मर्डर इन कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड, मैं तो सिर्फ यही जानती हूँ कि मनु शर्मा जब बाहर निकला था तो उसका असेसमेंट किसने किया मैं नहीं जानती, कि वो रिफॉर्म्ड हो गया है, उसके एक्शन से पता चल रहा है क्या उसकी मैपिंग, ब्रेन मैपिंग चीजें कैसे। अब वो तो अब सोसाइटी में आएगा जब तक कि कोई मर्डर नहीं हो जाता या कोई रेप नहीं हो जाता या वो दोबारा से प्रोवोकेट नहीं हो जाता, दोबारा अंदर नहीं आ जाता, उससे पहले तो पता नहीं चल सकता कि वो रिफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। तो ये बहुत मुश्किल बात होती है कि आप एक कॉन्विक्ट को, हम लोग निकाल तो देते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट निकाले, चाहे एलजी निकाले, कोई भी निकाले, यूनियन टेरिटरी में एलजी है तो कोई भी निकाले, बट प्रोविजन तो है, तो कोई भी चीज आउट ऑफ द लॉ तो जा नहीं रही है। तो आई होप कि आपका आंसर भी मिल गया होगा भुवनेश जी। क्या मनु शर्मा की रिहाई कानून रूप से चैलेंज की जाती है? देखिए, जहां पर आप कहते हैं कि चैलेंज की जाती है कि नहीं, देखिए चैलेंज आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कोई भी चीज चैलेंजेबल है, पर चैलेंज करने के लिए यह भी ध्यान रखना कि डिसमिसल भी होती है। और डिसमिसल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा एक्ट ऑफ गॉड के अंदर कि हमने भगवान के ऊपर केस करना है तो उसको कोर्ट अलाउ करता है कि नहीं। लॉ में कहीं गड़बड़ है तो आप एनफोर्स करवा सकते हैं सर। अगर लॉ में गड़बड़ नहीं है ना, और अगर प्रोसीजर के हिसाब से हुआ है तो ऐसे ही वो अननेसेसरली देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि भुवनेश जी आपको मेरा जवाब मिला होगा। बाकी इसके ऊपर स्टडी करी जाए तो और भी बहुत चीजें निकल के आ सकती हैं, पर यूजुअली ये सीआरपीसी के हिसाब से ही हुआ है और लॉ के अंदर हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको चैलेंज आप करेंगे, क्योंकि गुड बिहेवियर का प्रमाण है और वो ही दिखाने के बाद ही एलजी और स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज किया होगा। रेनू जी, थैंक यू सो मच, आपने लिखा, एंड आई होप भुवनेश जी आपको भी मेरा सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बाकी मुझे लगता है कि अगर आपको, आपके पास कोई और सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे दिख नहीं रहे कोई और सवाल जो आ रहे हैं। आई होप मैंने आपके सारे सवालों का थैंक यू सेवी जी, या थैंक यू, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं थैंक यू करूंगी एस्पायरिंग श्री का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और जहाँ पर उनकी नेशंस टॉक फोरम जो है यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपनी नॉलेज का ज्ञान देना आप लोगों को मैं दे पाई। मैंने जो कुछ भी कहा मैंने लॉ के इर्द गिर्द कहा। मेरा इसमें कोई भी अपना पर्सनल मोटिव नहीं है और ना ही मेरा कोई पर्सनल इसके अंदर थ्योरी इन्वॉल्व है। जो भी रहा मैं उसी के लॉ के बिहेवियर, लॉ के इर्द गिर्द ही मैंने आपको जानकारी दी है। और आज आप लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा ऑन एयर आना और वर्चुअली आप लोगों के साथ मिल पा रही हूँ और आप लोगों को पढ़ पा रही हूँ। थैंक यू सो मच एस्पायरिंग श्री, थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे वक्त दिया कि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। बस दिल से और बहुत प्यार से आप सब लोगों को नमस्कार।